हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रकाश की अपवर्तन मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पार्ट 2 वीडियो में इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसके पहले की क्लास में हम सभी पार्ट 1 वीडियो में इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सभी इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। पार्ट 1 के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जिसमें आपको सभी वीडियोस इसके पहले के, चाहे वो मैथ के हों चाहे साइंस के हों, आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है एक व्यक्ति, क्या है, एक व्यक्ति पानी से भरी टंकी को ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे देख रहा है, यानी ऊपर से नीचे देख रहा है। टंकी की तली 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत होती है। कितनी गहराई पर प्रतीत हो रही है? 30 मीटर की गहराई पर प्रतीत हो रही है, यानी ये क्या हो गई? आभासी गहराई हो गई। यदि पानी का अपवर्तनांक 1.3 है तो टंकी की वास्तविक गहराई क्या होगी? अपवर्तनांक ये दिया है और आपसे वास्तविक गहराई पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और वो फार्मूला क्या है? अपवर्तनांक n बराबर वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, ठीक है। तो इसी का फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। तो क्या है? अपवर्तनांक n आपको दिया हुआ है 1.33, तो इसके स्थान पर, अपवर्तनांक के स्थान पर 1.33 लिख देंगे, ठीक है। वास्तविक गहराई नहीं मालूम है तो h है, और आभासी गहराई आपको कितना दिया हुआ है? 30 मीटर, ठीक है। कितना दिया हुआ है? तो आभासी गहराई की जगह 30 मीटर। तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? 1.33 गुणे में 30 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 तो आपका पहले ऐसे ही आ जाएगा। 3 में 3 का गुणा 9, 3 में 3 का गुणा 9, 3 1 का 3, 0.2 अंक पर, तो आंसर आ जाएगा 39.90 मीटर। कितना आएगा? 39.90, अर्थात 39.9 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। कौन सा आंसर आया? 39.99 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया, 39.9 मीटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रहा है कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कितना है कांच का अपवर्तनांक? 3/2 है। कांच हवा की सतह के लिए क्रांतिक कोण होगा, क्रांतिक कोण C क्या होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्रांतिक कोण C क्या है पूछ रहा है, अपवर्तनांक n दिया हुआ है, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला क्या है? n इज इक्वल टू 1/sin C, ठीक है। n इज इक्वल टू 1/sin C, जहाँ पर C क्या है? क्रांतिक कोण है, और क्रांतिक कोण आपको ज्ञात करना, अपवर्तनांक दिया हुआ है, ठीक है। तो sin C बराबर क्या हो जाएगा? 1/n। sin C इज इक्वल टू 1/n, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3/2। तो अब इसकी वैल्यू रख देंगे, तो 1 के प्लेस पर 1 और n की वैल्यू 3/2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/3, और ये किसकी वैल्यू है? sin C की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? sin C। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो sin C की वैल्यू आपको 2/3 दिया हुआ है। किसकी वैल्यू है? 2/3 किसकी वैल्यू है साइन में? 42 डिग्री। किसकी वैल्यू है? 42 डिग्री। तो 2/3 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन 42 डिग्री, ठीक है। तो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू क्या आ गया? 42। C इज इक्वल टू 42 डिग्री इसका आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन C, ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो गया,
42 डिग्री। तो क्रांतिक कोण कितना आ गया? 42 डिग्री 42 अंश। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3 आपका दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 3 दे रहा है, प्रकाश की ई किरण जल पर अभिलंबवत गिरती है। कैसे गिरती है? अभिलंबवत गिरती है। तो जल में उसका अपवर्तन कोण क्या होगा? जल में अपवर्तन कोण क्या है ये पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको अपवर्तन कोण आपने पढ़ा होगा। अभिलंब से आपतित किरण के बीच का कोण अपवर्तन कोण होता है। तो अभिलंब से ही गिर रही तो आपतन कोण कितना हो गया? I बराबर 0। ठीक है। तो जब प्रकाश किरण कोई सीधी गिरती है, अभिलंबवत गिरती है, तो अभिलंबवत ही निकल जाती है, यानी उसमें अपवर्तन तो होता है लेकिन उसमें न अभिलंब से दूर हटती है न अभिलंब की ओर झुकती है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? R बराबर 0 हो जाएगा। जब R बराबर 0 हो गया तो आपसे यही पूछा था अपवर्तन कोण क्या होगा। तो अपवर्तन कोण कितना आएगा? 0 अंश आएगा। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी, अपवर्तन कोण 0 इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है, एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है। कितनी है तालाब की आभासी गहराई? 9 मीटर। यदि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 हो, कितना हो? 4/3 हो, तो वास्तविक गहराई क्या होगी? तभी आपने फार्मूला पढ़ा है, देखा है क्या होता है? n = वास्तविक गहराई h अपान आभासी गहराई h डैश। ठीक है। तो n कितना दिया हुआ है? 4/3। ठीक है। h वास्तविक गहराई आपसे पूछ रहा है, नहीं दिया है। आभासी गहराई आपको दिया है 9। तो 13 गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो h = क्या हो जाएगा? 9 गुणे में 4/3। ठीक है। 9 गुणे में 4/3। तो 3 से आपका 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 चौक के 12। कितना मीटर आ जाएगा? 12 मीटर। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर ए, ऑप्शन ए 12 मीटर। कौन सा आंसर? ऑप्शन ए 12 मीटर राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका क्या दे रहा है? प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 आपको दे रहा है, पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है आपको ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है। तो क्या है पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत? विद्युत बल्ब है? नहीं। सोडियम वाष्प लैंप? नहीं। लाल गर्म लोहे की गेंद? यस, लाल गर्म लोहे की गेंद आपका क्या होता है? पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत होता है। पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत इस समय कौन सा इन चारों ऑप्शन में से? लाल गर्म लोहे की गेंद। ठीक है। लाल गर्म लोहे की गेंद इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दे रहा है, एक बीकर, क्या है? एक बीकर जब खाली है तो पेंदी पर एक चिन्ह अंकित है कर इस चिन्ह को सूक्ष्मदर्शी द्वारा फोकस करके सूक्ष्मदर्शी को फिर 3 सेमी ऊपर उठाते हैं। कितना उठाते हैं? 3 सेंटीमीटर ऊपर उठाते हैं। चिन्ह को पुनः फोकस में लाने के लिए बीकर में किस ऊंचाई तक पानी भरना पड़ेगा? बीकर को किस ऊंचाई तक पानी भरना पड़ेगा? जबकि आगे क्या दे रहा है? पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। क्या है? पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्या किया गया? इसमें एक चिन्ह अंकित किया गया है। ठीक है। चिन्ह अंकित कर दिया गया है जिससे क्या होगा कि वास्तविक गहराई आपको नहीं दिया है। क्या पता चल रहा है? वास्तविक गहराई आपको नहीं दिया है। तो h बराबर क्वेश्चन मार्क। और आपसे पूछ भी रहा है किस ऊंचाई तक पानी भरना पड़ेगा, तो वास्तविक गहराई पहले नहीं दिया हुआ है। साथ में ये कह रहा है कि जब फोकस किया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी को 3 सेमी ऊपर उठाया जाता है, यानी वास्तविक गहराई से 3 सेमी कम कर दिया जाता है, यानी आभासी गहराई भी नहीं दिया है। ठीक है। तो इस चिन्ह को पुनः फोकस में लाने के लिए बीकर में किस ऊंचाई तक पानी भरना पड़ेगा?
किस ऊंचाई तक पानी भरना पड़ेगा। तो वास्तविक गहराई नहीं दिया है, तो वास्तविक गहराई हम मान लेते हैं यच। तो यन बराबर फार्मूला क्या होता है, यन बराबर यच अपान यच डैश होता है। तो यच डैश भी नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, यच से घटा कर लिखेंगे, क्योंकि क्या कहा है आपसे क्वेश्चन में, फोकस करने के लिए कितना ऊपर सूक्ष्मदर्शी को उठाना पड़ता है, 3। यानी पानी भरने के बाद उसी चिन्ह को देखने के लिए 3 सेमी ऊपर उठाना पड़ रहा है। तो 3 सेमी वास्तविक गहराई से कम है उसकी आभासी गहराई, ठीक है। और पानी का अपवर्तनांक क्या दिया, और 4/3। तो यहाँ पर हम इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर लेंगे और हल करेंगे। तो 3 में एच का गुणा होगा आपका 3h आ जाएगा, ठीक है। और इसका 4 में गुणा होगा 4h माइनस 4×3 12। तो 12 को आप पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे बाई तरफ तो प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस। और 4h माइनस आपका 3h इधर आएगा तो क्या हो गया, -h। तो h बराबर क्या आ गया, h बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर उठाया था तो मात्रक इसका क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो कौन सा आंसर सही आया आपका, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया कि पानी को कितना भरना पड़ेगा, बीकर में किस ऊंचाई तक पानी भरना पड़ेगा, 12 सेंटीमीटर तक, ठीक है। 12 सेंटीमीटर तक आपको पानी भरना पड़ेगा। तो आंसर डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 तथा प्रिज्म का कोण 60 अंश है। यदि प्रकाश किरणें सममित गमन करती हैं तो आपतन कोण होगा। आपतन कोण क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपतित किरण व निर्गत किरण प्रिज्म में सम्मिलित हो जाती हैं तब विचलन कोण न्यूनतम कोण होता है। कैसा होता है विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सममित गमन की स्थिति के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला है n = sin i अपॉन sin a/2, जहाँ a आपका प्रिज्म कोण है और i आपका आपतन कोण है, ठीक है। तो n का मान दिया हुआ है, n का मान रख देते हैं 1.414, ठीक है। तो n का मान 1.414 आपका आ जाएगा, और इंटू में साइन आपका आएगा a/2। तो साइन e का मान आपको प्रिज्म कोण दिया है 60 अंश, तो 60/2 यानी 30 अंश। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, साइन 30 अंश बराबर कौन हो जाएगा, साइन i। तिर्यक गुणा करने पर क्या आ गया, साइन i बराबर आपको साइन 30 × 1.414 मिल गया। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पर 1.414 इंटू में साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर साइन i, ठीक है, साइन i। और इसको हम लोग भाग दे देंगे तो क्या जाएगा, क्या जाएगा, 1.414 किसका मान है, कौड़ी में किसका मान है, कौड़ी में 2 का। तो हम लोग इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कौड़ी में 2, क्या लिख सकते हैं, कौड़ी में 2/2 बराबर साइन i, ठीक है। तो आपका ये साइन i बराबर क्या जाएगा, साइन i बराबर आ जाएगा, कौड़ी में 2 से 2 कट जाएगा, कौड़ी में 2 बार में तो बचेगा 1/2, कौड़ी में 2, 1/2 किसका मान होता है, साइन 45 अंश का, ठीक है। तो साइन 45 अंश, तो i बराबर कितना आ गया, 45 अंश, i बराबर कितना आ गया, 45 अंश। तो कौन सा आंसर सही है आपका, ऑप्शन सी 45 अंश इसका राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका 45 अंश आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रहा है, प्रश्न संख्या 8 है, एक प्रकाश किरण, क्या है, एक प्रकाश किरण वायु से होकर एक द्रव में से गुजरती है तथा 15 अंश से विचलित हो जाती है, यानी विचलन कोण 15 अंश है। यदि आपतन कोण का मान 60 अंश हो तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, n = sin i अपॉन sin r, क्या हो जाएगा, n = sin i अपॉन sin r। फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, n = sin i
अपॉन साइन आर, आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो यन की वैल्यू आपको नहीं दिया है, यन की वैल्यू आपको नहीं दिया है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है आपको दिया हुआ है, लेकिन विचलन के रूप में दिया है। ठीक है, तो विचलन कितना हुआ है, विचलन कितना हुआ है 15 अंश। तो आर यानी कि अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, आई माइनस विचलन। ठीक है, विचलन तो आई आपको दिया है 60, विचलन हो गया 15, तो कितना हो जाएगा 45। कितना हो गया 45 अंश। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, आपकी बार इस क्वेश्चन में अपवर्तन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपतन कोण दिया है और अपवर्तन कोण नहीं दिया है। क्या दिया है, विचलन कोण। तो अपवर्तन कोण बराबर हो जाएगा आपतन माइनस विचलन होता है। ठीक है, तो आपतन माइनस विचलन होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पहले आर का मान निकाल लेंगे। अब फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, यन की वैल्यू निकालनी है तो यन की प्लेस पर यन लिख देंगे। आई की वैल्यू दिया हुआ है साइन 60 अंश, तो हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 60 अंश लिख देंगे। ठीक है, और साइन आर की वैल्यू आपने निकाली है 45 अंश। तो साइन 60 का मान और साइन 45 का मान रख के इसको सरल कर देते हैं। तो साइन 60 का मान क्या होता है, कौड़ी में 3/2, तो इसके स्थान पर लिख देते हैं कौड़ी में 3/2। और साइन 45 का मान आपका क्या होता है, 1/2 तो 1/2 लिख देते हैं। और इसको सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, कौड़ी के अंदर 3/2। क्या आ गया, कौड़ी के अंदर 3/2। तो लग रहा है आपका आंसर आ चुका है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंसर आपका इसी रूप में दिया है, कौड़ी के रूप में दिया है, यानी दशमलव में नहीं निकालना है। तो कौन सा आंसर आपका आया हुआ है, कौड़ी में 3/2, और ये आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौड़ी में 3/2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, कौड़ी में 3/2। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका। तो चलिए अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो प्रश्न संख्या 9 आपको दे रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दिया क्या हुआ है, वायु के सापेक्ष जल, यानी आपको दिया हुआ है AN/W, कितना दिया है 4/3। ठीक इसी तरीके से वायु के सापेक्ष कांच दिया हुआ है, ANG दिया हुआ है 3/2। और आपसे पूछ क्या रहा है, का जल के सापेक्ष, क्या पूछ रहा है, कांच का जल के सापेक्ष यानी WNG पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, WNG। तो क्या फार्मूला होता है, ANG अपॉन ANW। क्या होता है फार्मूला, ANG अपॉन ANW। ठीक है, तो ANG का मान आपको दिया है 3/2, तो अंश में हम लोग क्या लिख देंगे 3/2, और ANW का मान आपको दिया है 4/3, तो इसके स्थान पर लिख देंगे 4/3। अब इसको सरल करेंगे तो आपका यहाँ पर अंश को सीधा लिखेंगे और हर को उल्टा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 में 3/2 मल्टीप्लाई 3/4, तो क्या हो जाएगा 3 त्रिके 9/8। क्या हो गया 3 त्रिके 9/8, इसका आंसर आ गया WNG। तो कौन सा आंसर सही है, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना 9/8, और ये आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया 9/8। ध्यान दीजिए 8/9 भी लिखा है, लेकिन आपका आंसर क्या आया है 9/8 आया है। क्या आया है 9/8। ठीक है,
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 10वां क्या दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 10वां दे रहा है, यदि एक समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कौड़ी में 3 है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु प्रिज्म के आकार का है। प्रिज्म कैसा है? समबाहु, यानी प्रत्येक कोण 60 अंश, तो प्रिज्म कोण हो गया 60 अंश। अपवर्तनांक कौड़ी में 3 है, तो इसका न्यूनतम विचलन कोण होगा। न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू, फार्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन आई प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 होल अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, तो n की वैल्यू दिया हुआ है, तो n के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे? कौड़ी में 3। ठीक है, उसके बाद प्रिज्म कोण दिया हुआ है कितना? यहाँ पे आपका प्रिज्म कोण होगा ए, आई के स्थान पर क्या होगा? ए। तो प्रिज्म कोण कितना दिया है? आपका प्रिज्म कोण दिया है 60 अंश। समबाहु त्रिभुज है तो प्रिज्म कोण हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिख देंगे, अपॉन में साइन 60/2, ए का मान 60 है तो 60/2 यानी 30। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। साइन 30 अंश का मान रख देते हैं 13 गुणा करके। तो अगली लाइन क्या आ जाएगी आपकी? तो अगली लाइन आ जाएगी कौड़ी में 3 मल्टीप्लाई साइन 30 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे में 2। और साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो ये कौड़ी में 3 इसको ऐसे ही लिखेंगे, और साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, और डेल्टा एम निकालना है, और 1/2 गुणे कौड़ी में 3 करेंगे, कौड़ी में 3/2 आएगा। और ये साइन में किसका मान होता है? साइन में कौड़ी में 3/2 होता है साइन 60 अंश। किसका मान होता है? साइन 60 अंश। ठीक है, तो दोनों पक्षों में साइन आपका आ रहा है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। बाएं पक्ष को पहले हम लोग इसी तरीके से लिख देते हैं। तो साइन साइन कैंसिल, तो क्या आ गया? 60 अंश बराबर 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। 13 गुणा कर देंगे तो 60, 2 और 60 का गुणा 120 हो जाएगा, बराबर 60 प्लस डेल्टा एम। ठीक है, तो पश्चांतर कर देंगे, 60 से 60 घट जाएगा, तो डेल्टा एम बराबर क्या आ जाएगा? यानी विचलन कोण कितना आ जाएगा? 60 अंश। विचलन कोण कितना आ गया? 60 अंश। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है? आपसे विचलन कोण पूछा था, विचलन कोण आ चुका है 60 अंश, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा? 60 अंश। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है प्रश्न संख्या 11 में, वर्ण विक्षेपण की घटना। क्या कह रहा है? वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है। वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है, क्या कारण है आपको बताना है। ठीक है, और ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन ध्यान से देखना होगा। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा पृथक होना। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा पृथक होना, क्या इसका आंसर है? नहीं। प्रकाश का परावर्तन, विक्षेपण की घटना परावर्तन से होती नहीं, तो बिल्कुल गलत है। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न होना। यस, ये आंसर आपका राइट आंसर है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न होता है, इसलिए जब प्रकाश सूर्य के श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो अपने अपने मार्ग से जाती है। अब सभी प्रकाश किरणें अपने अपने मार्ग से जाती हैं, इसलिए सभी प्रकाश किरणें अलग हो जाती हैं। तो विक्षेपण की घटना का कारण क्या है? प्रिज्म के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए भिन्न भिन्न होना। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 11 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या दे रहा है? जब श्वेत प्रकाश, क्या कह रहा है? जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है। कहाँ से? वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो
क्या होगा? प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं। दूसरा क्या है? लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। बिल्कुल, ये सही है। तो लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। नेक्स्ट, बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। गलत लिखा हुआ है। प्रकाश के रंग चाल में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा आंसर सही हो गया? ऑप्शन बी, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ठीक है, तो क्या पूछा था आपसे? प्रकाश वायु के कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है? लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ठीक है, उम्मीद करते ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 13 आपको दे रहा है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबी होती है किस रंग के लिए? ठीक है, तो आपने देखा था सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की। किसकी होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आपको इस उत्तर को याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया गया था कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक और किसकी कम होती है। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की सबसे अधिक लंबी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख रहा है, श्वेत प्रकाश में रंग होता है। श्वेत प्रकाश में रंग होता है, कितने रंग होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, नहीं, 3 रंग नहीं होते हैं, गलत है। 4 होते हैं? नहीं। 5 होते हैं? नहीं। 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। ठीक है, कौन कौन से रंग होते हैं? तो आपको याद रख कर आया गया है कौन से रंग? VIPGYOR, विबग्योर। V वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R रेड। इसी क्रम में आपको रंगों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो कितने रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में? 7 रंग। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, 7 रंग। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम है क्रम से VIBGYOR, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या बैजाअनिह पीनाला। ठीक है, हिंदी में इस क्रम में भी याद कर सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15वां क्या दे रहा है? तो प्रश्न संख्या 15 आपको दे रहा है, एक तेल की पतली परत है, पानी पर तैर रही है और एक प्रकाश किरण 45 अंश के आपतन कोण पर तेल की सतह पर आपतित होता है। किरण द्वारा पानी के अंदर बनाए गए अपवर्तन कोण का मान होगा। क्या पूछ रहा है? किरण द्वारा पानी के अंदर बनाए गए अपवर्तन कोण का मान होगा। तेल का अपवर्तनांक दिया है 1.45, पानी का अपवर्तनांक दिया है 1.33। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ अपवर्तन 3 परतों में हो रहा है, जिसमें पहला आपका एयर है, दूसरा आपका वाटर है, ऑयल है, क्योंकि हवा से प्रकाश तेल में जा रहा है। ठीक है, ऑयल में, और ऑयल कहाँ पर तैर रहा है? पानी पर। कहाँ पर? पानी पर। ठीक है, वाटर में। तो यहाँ पर पहला माध्यम आपका N1 हम कह देंगे। पहला माध्यम N1, दूसरा माध्यम N2 और तीसरा माध्यम N3 है। ठीक है, पहले माध्यम में बने कोण, आपतन कोण को I1। ठीक है, फिर यहाँ पर अपवर्तन हुआ तो दूसरे में बने कोण को I2 और तीसरे में बने कोण को I3 से अगर हम लोग बोलें तो क्या हो जाएगा? आपको बस थोड़ा सा फार्मूला ध्यान देना है। फार्मूला क्या होता है? N इज इक्वल टू क्या होता है? 1N2 इज इक्वल टू क्या होता है? N2/N1।
तो फार्मूला क्या हो गया, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन आर। आई यानी पहले माध्यम में बना कोण और आर आपका क्या होता है, दूसरे माध्यम में। तो यहाँ पर दूसरे माध्यम के कोण को क्या नाम दिया गया है, I2। ठीक है, I1 अपॉन I2। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, बस यहाँ पे आपको फार्मूले को लिखने का तरीका ध्यान देना है। n1 साइन I1 बराबर n2 साइन I2। ठीक है, बराबर में क्या जाएगा, n3 साइन I3। क्या हो जाएगा, n3 साइन I3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, I3 और I1 से संबंध हमको देखना है केवल। ठीक है, I3 और I1 से संबंध देखना है। क्यों, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में किरण द्वारा पानी में अंदर बनाए गए अपवर्तन को यानी तीसरे माध्यम के कोण के बारे में बात कर रहा है। पानी के अंदर अपवर्तन कोण, तीसरे माध्यम में बने कोण I3 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, I3 की। ठीक है, तो और I1 आपको दिया हुआ है। I1 आपको हवा से तेल में जाते समय आपतन कोण दिया हुआ है, यानी I1 दिया हुआ है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मध्य पद को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाएं पद और दाहिने पद को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, साइन I3, तीसरा निकालना है कोण, तो फार्मूला हो जाएगा साइन I3 इज इक्वल टू n1 अपॉन n3 मल्टीप्लाई साइन I1। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ दी हो उसको रख देंगे। तो n1 यानी वायु में बना, n1 यानी कि वायु का आपका अपवर्तनांक 1 होता है। n3 आपको दिया हुआ है जल का अपवर्तनांक 1.33, तो यहाँ पर जल का अपवर्तनांक लिख देंगे 1.33। ठीक है, और I1 का मान आपको दिया 45 अंश, तो साइन 45 अंश लिख देंगे और बस इसको सरल करते ही आपका आंसर आ चुका है। तो क्या हो जाएगा, 45 अंश का मान 1/2 में 2, तो 1/1/33 गुणे में 1/2 इसको सरल कर देते हैं यानी भाग दे देते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 0.53। क्या आ गया, 0.53 इसका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर सही है, 0.53। तो आप देख रहे हैं आंसर में 0.53 आंसर दिया है ऑप्शन ए। कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए 0.53, साइन इनवर्स 0.53 इसका आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दे रहा है 16वां। श्वेत प्रकाश की स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, क्या होती है, जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। ठीक है, वह रंग है, वह रंग कौन सा है यह बताना है। तो आवृत्ति किसकी अधिकतम होती है, बैंगनी रंग की। किसकी अधिकतम आवृत्ति होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश की आवृत्ति अधिकतम होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आज के क्लास में जितने क्वेश्चन बताए गए वो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसी के जैसे या इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपका क्या दे रहा है। प्रश्न संख्या 17 आपको दे रहा है, दिए हुए आंकड़ों से द्रव का अपवर्तनांक है, यानी अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कैसे ज्ञात करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको दे रही हैं। क्या दे रहा है, खाली बीकर की तली का पाठ्यांक 11.32 मीटर है। यानी जब बीकर खाली है तो उसका पाठ्यांक क्या है, 11.32 मीटर सेंटीमीटर। और जब आधा भर गया है, ठीक है, तो पाठ्यांक 11.80 सेंटीमीटर है। और द्रव की ऊपरी सतह का पाठ्यांक 12.89 है। ठीक है, तो अपवर्तनांक n बराबर, फार्मूला क्या होता है, n बराबर वास्तविक गहराई h अपान आभासी गहराई h डैश। ठीक है, वास्तविक गहराई h अपान आभासी गहराई h डैश।
तो यहाँ पर वास्तविक गहराई क्या हो जाएगी, खाली है तो 11.32, और जब ऊपरी सतह का पाठ्यांक क्या है, द्रव की ऊपरी सतह का 12.89। ठीक है, यानी पानी कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है, तो 12.89 माइनस 11.32 कर दें, तो 12.89 माइनस 11.32, तो वास्तविक गहराई हो गई। ठीक है, साथ में आपको पुनः पानी की ऊंचाई कहाँ तक आपको समझ में आ रही है, तो यहाँ पर दे रहा है 12.89 से घटा देंगे, और किसको घटाएंगे, जब आधा भरा गया था तो क्या दे रहा है, 11.80। ठीक है, तो इन दोनों को घटाते हैं, तो आपका पहला आएगा अंश में 1.57, और हर आपका आ जाएगा 1.09। कितना आ जाएगा, 1.09। ठीक है, दशमलव आपका दोनों अंश और हर में दोनों जगह 2 अंक पर लगा है, तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा, और इसको सरल करेंगे तो उत्तर क्या जाएगा, 1.44। क्या आ गया आंसर, 1.44। तो अपवर्तनांक n बराबर क्या आ गया, 1.44। पहला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस तरीके से इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुका है। आपको इसको प्रैक्टिस करना है, निश्चित रूप से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। यदि किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।